नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस चीज को लेकर के बड़ी मजाक उड़ाई जाती थी, तंज कसे जाते थे, और ये तो 2019 से पहले तक ये सिलसिला चल रहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये तंज कसे जाने लगे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और उसके बाद फिर वो तारीख भी आई जब सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णायक फैसला आया, राम जन्मभूमि को सौंपा गया। और तब ये स्पष्ट हो गया कि अब भगवान प्रभु राम का मंदिर बनेगा। उसके बाद भी तमाम तरह की किस्से, कहानियां, बात का बतंगड़ बनाना, जो दान से राशि इकट्ठा की जा रही थी उसको लेकर के भी विवाद खड़े करना। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही थी, सभी को निमंत्रण पत्र भेजे गए, उस समय भी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, उसको एक विवाद का विषय बनाने की चेष्टा की गई। कहा गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसमें हम क्यों जाएं। बदजुबानियां की गई। यहां तक कहा गया कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जो है, वहां जो प्रोग्राम किया गया था उस समारोह में ठुमके लगा रहे थे। बहुत अपमानजनक बातें की गई। किसने कल्पना की थी कि इस देश से कभी 370 भी हटेगी, या कभी प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, और उसके बाद जब पूरे मंदिर परिसर का, परकोटे का भी सभी कुछ निर्माण पूर्ण हो जाएंगे, तो उसके बाद मंदिर की शिखा पर भव्य और दिव्य ध्वजारोहण भी होगा, धर्म ध्वजा जिसको कहते हैं। और धर्म ध्वजा जब फहराई गई तो उसके बाद ये चर्चा होना तो बहुत स्वाभाविक है कि क्या हमने वास्तव में अब हिंदू राष्ट्र की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। सीधे जुड़ते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से, जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और मंदिर निर्माण आंदोलन पर भी उनकी बहुत बारीक नजर रही, बहुत सारी घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं, रिपोर्टिंग की है। आज जब भगवान राम का मंदिर पूर्ण आकार में है, धर्म ध्वजा फहरा दी गई है, तो उसके भी साक्षी रहे। सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र जी के साथ और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, जिसके बारे में कभी ये सोचा नहीं गया था, बल्कि जिसके बारे में मजाक उड़ाई जाती थी, दशकों तक, बरसों बरस मामले को लटकाने की कोशिश हुई कि फैसला ही ना आने पाए। 2019 के चुनाव से पहले तो कपिल सिब्बल ने यह कह दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले आप इस पर फैसला ही ना दें, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। यानी उनके दिमाग में केवल और केवल राजनीति घुसी हुई थी। मनमोहन सिंह के समय तो ये तक कह दिया गया था कि ये राम कहानी पूरी काल्पनिक है और राम सेतु भी काल्पनिक है। ऐसे में जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, धर्म ध्वजा फहरा दी गई, तब आप कैसे सोचते हैं इस पूरे कालखंड को, इस पूरे संघर्ष को, और इसके अब संदेश और संकेत क्या हैं? तो आपके मन में ये आशा कहां से जाग गई, जो कहानी आपने अभी बताई, ये सिलसिला आने वाले 10 साल में रुक जाएगा, ये ऐसे ही चलेगा?
आप याद करिए मई 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में अपने पहले भाषण में कहा था, आज से 11-12 साल पहले, कि भारत को 1000 साल की या 1200 साल की औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त कराना है। यही बात प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर कही अयोध्या में। यही बात आज से 2 हफ्ते पहले उन्होंने दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के एक कार्यक्रम के भाषण में कही थी कि 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करके अंग्रेजी व्यवस्था को लागू किया था और ये व्यवस्था की थी कि भारतीय लोग शरीर से भारतीय रहेंगे, मन और अपने दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे, अपने टेस्ट में, मॉरल में, कल्चर में और अपने सारे परसुएशंस में हो जाएंगे। तो और उन्होंने आज फिर दोहराया इस बात को कि 10 साल बचे हैं 2035 आने में, हमें इस दास्ता से मुक्ति पानी है। तो ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है और अभी चलेगा, क्योंकि आजादी के बाद जिस कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने पैदा किया था, जन्म दिया था, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ अब अंग्रेज सिविल सर्विस के अधिकारी उसके अध्यक्ष रहे, जो यूरोपियन थे, ब्रिटिशर थे, वो पार्टी दावा करती है कि हमने देश को आजाद कराया। और सब और नेहरू के अंग्रेजों के प्रेम की कहानियां तो किताबों में भरी पड़ी हैं, कोई पढ़ सकता है। तो जो पूरा जो हमारा संविधान है वो पूर्णतया और अंग्रेजों का दिया हुआ है। 1920 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो उसके ऊपर कुछ चीजें जोड़ दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 में राज्यसभा में कहा था कि यदि मेरा बस चलता तो मैं इस संविधान को जला देता। ये तो जो है राज्यसभा की प्रोसीडिंग में मौजूद है, ये नेट सर्च पे किसी को मिल जाएगा। तो ये जो और आपने बात की भी हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र को इस देश में मजाक का विषय बना दिया गया है और आरएसएस के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। लेकिन जितने लोग ये बात करते हैं, आई एम श्योर बहुत लोग इसका अर्थ नहीं जानते। राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज जिस पे दुनिया संगठित है, दुनिया ऑर्गेनाइज्ड है, वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है 1648 का वेस्टफेलियर ट्रीटी, जहां पे एथनिसिटी, लैंग्वेज और रेस या जाति को राष्ट्र के गठन का आधार बनाया गया है, और भाषा भी। और यूरोप में बकायदा इस कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए तमामों भाषाओं की हत्या कर दी गई कि भाई फ्रांस में केवल लोग फ्रेंच बोलेंगे, ब्रिटेन में केवल इंग्लिश बोलेंगे और जर्मनी में केवल जर्मन बोलेंगे, स्पेन में स्पेनिश बोलेंगे, जबकि भारत में हजारों भाषाएं हैं और दुनिया में केवल अकेला देश भारत है जहां बोलियां अभी बची हैं। जैसे भोजपुरी को भाषा नहीं बोली माना जाता है, ब्रज 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 कभी भाषा थी, अब वो बोली हो गई है। तो डायलेक्ट अभी हमारे यहाँ बची है, किसी डायलेक्ट को किल नहीं किया गया है। और हिंदू राष्ट्र का केवल एकमात्र मतलब है इंडिया को डीकोलोनाइज करना, इंडिया को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति कराना। और पिछले 1000 साल में हमारी सांस्कृतिक जो हमारी प्राचीन विरासत है, उसके जितने प्रतीक हैं, उसकी जितनी संस्थाएं हैं, उसको जितना अरबों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने नष्ट और भ्रष्ट किया है, उसको कैसे विरासत को वापस पाना, बस इतना मतलब हिंदू राष्ट्र का है और कोई मतलब नहीं है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि जो लोग मुसलमान हैं या ईसाई हैं उनको देश से खारिज कर दिया जाएगा, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो भी बराबर के नागरिक बन के रहेंगे। यहाँ लड़ाई आज केवल ये है कि बीजेपी के अलावा हर दल इस देश को जातियों में, मजहब में बांट के रखना चाहता है ताकि उनका सत्ता में हिस्सा सुनिश्चित रहे। जो क्षेत्रीय पार्टियों का केवल यही काम है कि जाति के नाम पे देश को बांटो और राज्य में कुछ सीटें लोकसभा में अपना हिस्सा लेते रहो। दिस अप्लाइज टू एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। और बीजेपी का कहना है, संघ का कहना है कि ये देश समावेशी होना चाहिए, यहाँ सभी जातियों का समान अधिकार है, सभी मजहबों का समान अधिकार है। बस केवल जैसे हिंदू भारत को अपनी मातृभूमि, पवित्र भूमि मानता है, आप हिंदू ना हो, सनातनी ना हो, लेकिन चूंकि आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ इसलिए आप हिंदू हैं। और समस्या केवल इसलिए आती है कि हमारे संविधान ने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरीके से सनातन धर्म को भी बना दिया है रिलीजन। ये रिलीजन नहीं है, ये धर्म है। और धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह कोडिफाइड लॉ नहीं है, जिसका प्रकृति से, भूमि से कोई संबंध नहीं है। सनातन संस्कृति की बिना भूमि, बिना नदियों, बिना वन और बिना पशु वन जीव
के बिना कल्पना ही नहीं हो सकती है। आज जो राम मंदिर में जिस वृक्ष को फहराया गया है, उसमें कविदार का वृक्ष भी है, और वो कविदार का वृक्ष जो है वो अयोध्या की भगवान राम की सेना के ध्वज का प्रतीक है। सेना तो भारतीय संस्कृति की कल्पना जो है बिना नदियों के, बिना पशु पक्षियों के, गाय के नहीं हो सकती। हमारे हर त्योहार, तीज त्योहार फसलों से, प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कभी साप्ताहिक छुट्टी का कॉन्सेप्ट संडे नहीं था, केवल पूर्णिमा की छुट्टी होती थी, अमावस्या में छुट्टी होती थी, और ये भी महीने में 4 छुट्टियां होती थी, आज से 100 साल पहले तक। तो ये धर्म और रिलीजन को लेकर के जो भ्रम खड़ा कर दिया गया है, इसके कारण हिंदू राष्ट्र को लेकर के लोगों के मन में सदैव अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन भरा रहता है, और मुसलमानों में और ईसाइयों में भय पैदा किया जाता है। वास्तव में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ऐसे ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन हैं जो अपने अलावा किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। आज दुनिया में यूएनओ में जो कुल देश जो मेंबर हैं उनकी संख्या करीब 195 है, और इसमें 120 ईसाई देश हैं और 53 जो है इस्लामिक स्टेट हैं। कोई भी हिंदू देश नहीं है। और पूरे दुनिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले यूएनओ में ये मुद्दा उठाया था, एनुअल समिट जो होती है सितंबर में, कि यूएनओ कभी भी हिंदुओं के उत्पीड़न के बारे में कभी आवाज नहीं उठाता। वो चाहे बांग्लादेश में हो या किसी अन्य भाग में हो, वो केवल जब जब कहीं क्रिश्चियन और मुस्लिम की बात आती है तो उनकी बात करता है। जब आपने अपनी आइडेंटिटी हिंदू बनाई ही नहीं है, तो बाकी दुनिया आपका संज्ञान क्यों ले? वहां तो आप बताते हैं कि हम तो गंगो जमन तहजीब और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का बड़ा पाव खा रहे हैं पिछले 80 साल से। आप कहिए कि हम हिंदू हैं, हमारी एक अलग सेपरेट धार्मिक आइडेंटिटी है, मजहबी आइडेंटिटी हमारी नहीं है। हम मजहब नहीं है, हम रिलीजन नहीं है, हम धर्म हैं जो इस धरती से रूटेड हैं। तो ये जो तो ये सारी बातें जब नेशन स्टेट के बारे में हम स्पष्ट ही नहीं करेंगे, तो बाकी दुनिया हमारा संज्ञान क्यों लेगी? और आज प्राइम मिनिस्टर ने साफ-साफ कहा है कि जो उसका संदेश है कि 2023 में जनवरी 23 को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, तब भगवान राम अयोध्या पधारे थे। और आज जिस तरीके से धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, उसका उसका जो ध्वजारोहण हुआ है, यह राम राज्य की वापसी की स्थापना है। और कबीदार का जो पेड़ है उस ध्वज में, वो राम राज्य की सॉवरेनिटी, सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है। और आज विवाह पंचमी का जो है का दिन भी है। और जो हमारे देश में जो टेम्परेरी हिंदू हैं, दत्तात्रेय गोत्र के, जो चुनाव आता है तो वो मुंडू और धोती पहन करके मंदिरों में जाते हैं, वो भी 2023 में कह रहे थे राम राम की बात हो रही है, ये सीता कहाँ है? अरे भाई, वो भगवान राम के बाल स्वरूप का मंदिर है। उसका और आज विवाह पंचमी के दिन ही ध्वजारोहण हुआ है, तो आज शायद उनको भी जवाब मिल गया होगा। और आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में फिर से दोहराया है कि राम राज्य जो है वो समावेशी राजनीति का प्रतीक है, वो सबको साथ लेके चलता है, वो किसी एक खास जाति या एक मजहब का मंदिर नहीं है, न किसी के खिलाफ है, न किसी के हितों के खिलाफ है। वो एक सर्व समावेशी, एक इंक्लूसिव भारत राष्ट्र राज्य की कल्पना करता है। वही राम राज्य है, वही हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र के को लेकर के जो भ्रम जितने फैले हुए हैं, उसको हमें दूर करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, राम यानी आदर्श है, राम यानी मर्यादा है, राम यानी जीवन का सर्वोत्तम चरित्र है। सर्वोत्तम चरित्र में किसी के लिए घृणा कहाँ से आ सकती है? क्या कोई घृणा का स्थान हो सकता है? क्या किसी भेदभाव का स्थान हो सकता है? तो इसको और समस्या इसलिए भी आती है, भगवान शब्द जो है वो पंच तत्वों का प्रतीक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिससे ये ब्रह्मांड बना है, और ये हमारा पिंड बना है, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी पर 72% पानी जल है, हमारे शरीर में भी 72% जल है। तो और इस भगवान को गॉड बना दिया गया। कोई अल्लाह कहता है, अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, गॉड आया है आपका ग्रीक शब्द है, और भगवान का इक्विवेलेंट
में गॉड नहीं हो सकता। समस्या यहाँ पैदा हुई है कि हमने सारे भारतीय प्रतीकों का हमने यूरोपीय मानकों में हमने उसको बदल दिया। समस्या यहाँ से हो रही है। इसीलिए पीएम बार-बार बात कर रहे हैं डीकोलोनाइजेशन की, औपनिवेशिक दासता से मुक्ति की। यही बात आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ-साफ तरीके से जो है अपने भाषण में की है। और पीएम ने ये भी कहा है कि ये जो कोविडार का जो वृक्ष आज जो प्रतिष्ठित हो रहा है, ये केवल वृक्ष नहीं है, ये केवल वृक्ष की वापसी नहीं है, ये हमारी स्मृति की वापसी है, ये हमारी पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनर्उद्घोष है। यानी जो हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, हमारी सिविलाइजेशनल चेतना, सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस जो 1000 साल में हमसे तिरोहित कर दी गई थी, और आजादी के बाद से सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरीके सनातन संस्कृति के ऊपर एक क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट थोपा गया, तो हमको जो है क्रिश्चियन बनाने की, यूरोपियन बनाने का जो अभियान संविधान के द्वारा पिछले 80 साल से चल रहा है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमारी वास्तविक अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक चेतना और आइडेंटिटी क्या है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, केवल जो भारत का वास्तविक और प्राचीन और प्राकृतिक स्वरूप है, उसकी पुनर्स्थापना का ही प्रयास है और कुछ नहीं है। और ये उन्होंने भी तो कहा कि मैकाले ने जो 1835 में जो सोचा था, उसका प्रभाव कहीं उससे ज्यादा व्यापक हुआ, और आजादी के 80 बरस हो रहे हैं, अभी भी हमें हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली है। आज भी हम कहते हैं कि जो कुछ भी भारत का है, हम उसके प्रति अविश्वास से भरे होते हैं। लेकिन इसी भारत ने न्यूक्लियर बम डेवलप किया, इसी भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी जो रॉकेट डेवलप किए, सैटेलाइट डेवलप किए। यूरोप और अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद आज हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रॉकेट बनाया। आज इंडिया उसी रॉकेट के बल पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो 5 से 15,000 किलोमीटर तक दूरी की मार करने की क्षमता रखती हैं, और ये क्षमता केवल दुनिया में 3 देशों के पास है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, चौथा भारत है। ये भारत के वैज्ञानिकों ने ही विकसित की है, ये हमारी मेधा है। तो ये सब चीजें हुई हैं, और पीएम ने आज ये भी याद दिलाया कि जो भारतीय नौसेना है, उसके ध्वज में ऐसे प्रतीक बने हुए थे, वो यूनियन जैक के हिस्से अभी तक चल रहे थे भारतीय नौसेना के झंडे पे, उसको भी कुछ साल पहले हटाया है। और पीएम ने आज कहा कि हमने भारतीय नौसेना के ध्वज से गुलामी के प्रतीक को हटाया है। तो राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर की स्थापना और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का ध्वजारोहण इंडिया की और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना काल से जो औपनिवेशिक दासता से मुक्ति कराने का जो अभियान है, ये उसी का एक चरण है। और ऐसा नहीं है कि ये काम खाली जो है बीजेपी कर रही है या आरएसएस कर रहा है, ये काम कांग्रेस ने भी किया है आजादी के बाद। लखनऊ का जो जूलॉजिकल गार्डन है, उसी कैंपस में एक हमारा म्यूजियम भी है। उस म्यूजियम के पीछे जाके देखिए, आज भी क्वीन एलिजाबेथ की और उनके किंग की कांसे की 2-2 टन की मूर्तियां, कम से कम 2 दर्जन मूर्तियां आज भी वहां पे कूड़े के बहुत ढेर में पड़ी हुई हैं। दिल्ली में आप जाइए, दिल्ली के म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम के पीछे आपको दिल्ली के हर चौराहे पे जो क्वीन एलिजाबेथ की, विक्टोरिया की दर्जनों मूर्तियां थी, वो आज भी कूड़े के भाव पड़ी हुई हैं। कांग्रेस ने क्यों हटाई थी उनकी मूर्तियां? दिल्ली की सारी सड़कों का नाम किसी किंग और क्वीन के नाम पे था, क्या आज है? ये काम तो कांग्रेस ने भी किया है। और आजादी के पहले हम तो ब्रिटिश क्वीन की प्रशंसा में गीत गाते थे, आज क्यों नहीं गाते हैं? तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये ऐसी चलने वाली है। म्यूट है आप। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने उनकी मूर्तियां और उनके नाम के रोड हटाए और हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, ये सब रख दिए। ये तो किया बड़ा पाव है कांग्रेस ने। ना, वो तो बड़ा पाव है ना, वो सर्वधर्म समभाव। धर्म केवल एक है, बाकी मजहब है, बाकी रिलीजन है, वो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल डॉगमाज हैं, वो पूरे अपने आप में पॉलिटिकल सिस्टम है। लोगों को क्रिश्चियनिटी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए
कैसे ग्रीक सिविलाइजेशन को और कैसे रोमन सिविलाइजेशन को क्रिश्चियनिटी ने तबाह किया, नष्ट किया, लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन का जो ओलंपिक था उसको वो नष्ट नहीं कर पाए। और यूनेस्को की यूएनओ की स्टडी है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने दुनिया की 46 सभ्यताओं को नष्ट किया है। दुनिया में, विश्व में केवल एक प्राचीन संस्कृति भारत है जिसको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और औपनिवेशिक ताकतें ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस, इंडिया में उनका कब्जा रहा। पुर्तगाल का कब्जा गोवा में था, फ्रांस का कब्जा पौंडीचेरी में था, बाकी दुनिया में और बाकी भारत में ब्रिटेन का था। ये तीनों मिलकर के जो है नष्ट नहीं कर पाए। और रुडयार्ड किपलिंग जो अंग्रेज कवि था उसने तो कहा है कि इंडियंस आर द व्हाइट मैन्स बर्डन। ये हमारे ऊपर बोझ है, हमें इनको सिविलाइज करना है, हमें इनको सभ्य बनाना है। इनको कहा जाता है कि ये तो व्हाइट मैन बर्डन है। और वो वो अफ्रीका में गए थे, उनको सिविलाइज करने गए थे और उनको जाके बस वो आधा को ईसाई बना दिया। और आज पूरा अफ्रीका करीब 31 देश हैं जो क्रिश्चियन हैं और बाकी शायद 23 या 33 देश जो हैं वो वो इस्लामिक हैं। पूरा यूरोप क्या क्या क्रिश्चियन था आज से 1500 साल पहले? नहीं था। पूरा अफ्रीका क्या क्रिश्चियन या इस्लाम था? नहीं था। और आज पूरा यूरोप गायब हो गया। पूरे यूरोप की, पूरे अफ्रीका की, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जो प्राचीन सभ्यता थी वो उसका समूल नाश हो गया। लेकिन केवल भारत बचा है। प्राचीन सभ्यता चाइना में भी थी, उसको नष्ट कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, मार्क्सवादियों ने नष्ट किया है। तो ये एक जो जो लड़ाई है राम मंदिर की, ये ना तो इस्लाम के खिलाफ है, न मुसलमानों के खिलाफ है। ये केवल भारतीय सभ्यता की पुनर्स्थापना का संघर्ष है। और ये ये चल रहा है पिछले 1000 साल से। और ये अभी लंबे समय तक चलेगा। ये काशी का मुकदमा क्या है, अयोध्या का मामला क्या है, संभल के हरिहर नाथ मंदिर का मुकदमा क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो पीएम बनने से लेके आज तक 11.5 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने लगातार इसको किया है, करके दिखाया है। दिल्ली में भारत मंडपम जो बना है प्रगति मैदान में, और जो द्वारका में जो एक और बना है बड़ा ऑडिटोरियम, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। क्या क्या द्वारकाधीश है, क्या नाम उसका है जो बना है द्वारका में, जो भारत का नया संसद भवन बना है, उसको देख के तो उसमें और वो जो उसमें सेंगोल की स्थापना की गई है स्पीकर की चेयर के बगल में, वो हमारे वैदिक युग में राजधर्म का प्रतीक है। तो ये सारी समस्या इसलिए पैदा होती है जब धर्म और रिलीजन, धर्म और मजहब को एक मान लिया जाता है। और ये एक इसलिए मान लिया जाता है कि दुनिया में केवल एक ही प्राचीन सभ्यता बची है, बाकी का समूल नाश कर दिया क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने। जी। चलिए ममता बनर्जी पर आते हैं। काशी और मथुरा तो आपने कवर कर लिया, जिस पर मेरे सवाल आने वाले थे। ममता बनर्जी को हुआ क्या है? ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि मुझे छेड़ा गया, मुझे नुकसान पहुंचाया गया तो भारत को हिला करके रख दूंगी? इतनी ताकत कहां से आ गई ममता बनर्जी में? पश्चिम बंगाल के बाहर उनको जानता कौन है, या उनकी ताकत कितनी है? जब कोई नेता अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में जब रेटरिक और जार्गन, शब्द आडंबर और शब्द जाल का प्रयोग बढ़ा देता है, तो वो स्वयं ये बताता है कि वो अंदर से कितना तनावग्रस्त है, वो अंदर से कितना चिंतित है, वो अंदर से कितना असुरक्षित है। तो ममता बनर्जी का ये बयान जो है, जो ब्लोटेड रेटरिक है, भारी भरकम शब्द शब्द आडंबर है, वो केवल ये बताता है कि एसआईआर से ममता बनर्जी कितना भयभीत है। और ममता बनर्जी को ये अच्छी तरह मालूम है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में के बीच में मात्र 28 लाख वोटों का अंतर था। बिहार में तो केवल 65 लाख नाम काटे गए हैं। बंगाल में ये संख्या 1.5-2 करोड़ हो जाएगी। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी तब तक 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग चुके होंगे। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में, ये पश्चिम बंगाल में जो 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 वोट कटेंगे उनकी संख्या बहुत बड़ी होने वाली है।
ये और अब की बार केवल एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि बंगाल में पारंपरिक रूप से हर चुनाव में जो टर्नओवर है वो 80% या इससे अबव होता है। अगर अब की बार ये 60 पहुंच गया तो ये कीर्तिमान होगा। और अगर वोटर टर्नआउट 60 पे अटक गया तो 100% निश्चित है कि ममता बनर्जी की नाव डूब गई। और ममता बनर्जी के जो बयान आ रहे हैं ये इसी बात को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी को मालूम है कि एसआईआर को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ अभियान नहीं चला सकती, क्योंकि ये मामला का कोई केंद्र सरकार से लेना देना नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल्स चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसको संविधान की धारा 324 और 326 में स्पष्ट अधिकार प्राप्त है चुनाव का आयोजन करना, इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करना, क्या करना है, किस और कैसे करना है, ये सब संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो ममता बनर्जी की समस्या ये है कि यदि वो कोई अभियान चलाती हैं, अगर वो देश को हिलाती हैं, तो वो अभियान उनका चुनाव आयोग के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होगा। बिहार में एसआईआर को लेकर के पीआईएल फाइल हुई थी, जुलाई से सुनवाई शुरू हुई, जुलाई से अक्टूबर के बीच में 12 हियरिंग हुई है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, एक भी एडवर्स डायरेक्शन नहीं दिया है। केवल इतना कहा है कि पहचान पत्र में आप आधार कार्ड को भी शामिल कर लें, लेकिन ये क्लैरिफाई कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो ममता बनर्जी किस बात के लिए देश को हिलाना चाहती हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। ये अकेले ममता बनर्जी के बयान नहीं हैं, इस तरह के बयान राहुल गांधी भी दे रहे हैं, इसी तरह के बयान तेजस्वी यादव भी दे चुके हैं। ये कुछ ही चेहरे क्यों हैं जो इतने भयभीत और इतने आतंकित हैं एसआईआर से? एसआईआर हो जाने में इनको परेशानी किस बात की है? परेशानी ही परेशानी है। एसआईआर एक मोटा फिल्टर है, इससे जो है चने के दाने भी निकल सकते हैं। इसके बाद इनकी परेशानी ये है कि अगर बिहार में एसआईआर हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, चुनाव हो गया, वोटर टर्नआउट भी बढ़ गया, महिलाओं का वोटर टर्नआउट करीब 9% बढ़ गया, और एक भी और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन 65 लोगों ने इसके विरुद्ध अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। एसआईआर के बाद सेंसस होगी, सेंसस के साथ जाति जनगणना भी होगी, कास्ट सेंसस भी होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और एनआरसी के पहले सरकार के पास एक विशाल डाटाबेस होगा कि वो उसको रिकंसाइल कर सकती है सेंसस का डाटा, इलेक्टोरल रोल का डाटा, कोविड वैक्सीनेशन का डाटा, 80 करोड़ लोगों को फ्री में को जो निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है उसका डाटा, 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान भारत का या हेल्थ इंश्योरेंस का जो लाभ मिल रहा है उसका डाटा, 100 करोड़ से अधिक लोगों को जो आधार कार्ड दिए जा चुके हैं उसका डाटा। तो सरकार के पास इतना स्ट्रॉन्ग डाटाबेस हो जाएगा कि एनआरसी के फिल्टर से तो मेरे ख्याल से सरसों का दाना भी नहीं निकल पाएगा। चिंता इनकी ये है कि सरकार लगातार अपना डाटाबेस मजबूत कर रही है, इंप्रूव कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद डाटा का रिकंसिलिएशन आसान काम हो गया है। अब हजारों लाखों कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल कंप्यूटर में प्रॉपर सॉफ्टवेयर के जरिए ये सारा रिकंसिलिएशन हो सकता है। और आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं, आने वाले दिनों में सेंसस के लिए इतने बड़े एम्प्लॉयज की फौज की जरूरत नहीं होगी, अब सेंसस डिजिटल भी हो सकेगी, और अगली सेंसस डिजिटल ही होगी। और जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो फिर ये अवैध नागरिक कैसे घुसेंगे सिस्टम में, कैसे इनका आधार कार्ड बनेगा, कैसे इनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, कैसे इनका जो है राशन कार्ड बनेगा, कैसे इनका पासपोर्ट बनेगा, कैसे इनका डीलर वो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, कैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कैसे यहाँ पर ये गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, कुछ भी कैसे खरीद पाएंगे, कैसे भारत के नागरिक बनने के लिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो जो कुछ सरकारी जो 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 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है,
हर चीज का क्रॉस चेकिंग अब मोबाइल फोन पे हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है कि जब इलेक्शन में पोलिंग अफसर के पास मोबाइल फोन रखा होगा और वो उसमें आपके वोटर आईडी कार्ड को स्कैन करेगा और जान लेगा कि आप कौन हैं। वो आपके आपको जो है अपने पहचान पत्र लाने की या अपना अंगूठा लगाने की और सिग्नेचर करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। वो केवल आपका जो वोटर आईडी कार्ड होगा, जिसमें केवल जो है क्यूआर कोड बना हुआ आपकी फोटो होगी और क्यूआर कोड को वो अपने फोन से स्कैन करेगा, आपका डाटा सामने आ जाएगा। तो चिंता ये है कि जैसे-जैसे ये जो स्पैम फाइल हैं, जब आपका कंप्यूटर धीमे चलता है तो आप उसको फॉर्मेट कराते हैं और जितना जो गार्बेज है, जितना कूड़ा-करकट है, वो उससे निकल जाता है तो कंप्यूटर की स्पीड फिर बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसकी आजकल फॉर्मेटिंग हो रही है और सब कुछ साफ हो जाएगा। तो यानी फिर जब सब कुछ साफ हो जाएगा, तो सारा डाटा सरकार के सामने होगा, आंकड़े सामने होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ये कह रहे हैं कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के बाहर आए हैं, तो उसका कहने का ठोस आधार है। 45 लाख करोड़ रुपया जनता के खाते में सीधा पहुंचा है। और ये डाटा ड्रिवन सिस्टम है। हर बात डाटा के आधार पे होगी। 50 करोड़ लोगों को अगर हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है तो इसको डाटा से सिद्ध किया जा सकता है। 80 करोड़ लोगों को अगर 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 निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है तो इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समेत एक डाटा जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में सिद्ध किया जा सकता है, वो उपलब्ध है। 4 करोड़ लोगों को अगर आवास दिए गए हैं तो इसका भी आंकड़ा, डाटा, साइंटिफिक डाटा सरकार के जी जी। पास है, which is open to any scrutiny and can be proved in a court of law। समस्या ये है, तो जब सरकार के पास डाटाबेस इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, तो जब एनआरसी का समय आएगा, तब तो बहुत कम समय लगेगा कि पहचानने की ये आदमी भारत का नागरिक है या घुसपैठिया है। समस्या ये है इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों से भी एक निवेदन है, आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, ये चर्चा आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों को और ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, शेयर करें। अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं जब लाइव शो होता है या वीडियो आने वाले होते हैं। ऑल वाला बटन दबाएंगे तो गुंजाइश बढ़ जाती है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और वीरेन जी आपका भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।